नोएडा में सुपर टेक बिल्डिंग को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा स्थित एमरल्ड कोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के 2 40 मंजिला टावर गिराने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों टावरों को अवैध करार देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला नोएडा अथॉरिटी और डेवलपर के बीच मिलीभगत का एक उदाहरण है। इस मामले में सीधे सीधे बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन हुआ है। नोएडा अथॉरिटी ने लोगों से प्लान शेयर भी नहीं किया। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट का टावरों को गिराने का फैसला बिल्कुल सही था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों टावरों को गिराने की कीमत सुपरटेक से वसूली जाए। इस बीच सुपरटेक ने रिव्यू पिटीशन देने की बात कही है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नोएडा में लोगों से बात की। दिल्ली एनसीआर में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 40 मंजिला 2 इमारतों को ढा दिया जाए। दरअसल ये पूरा मामला है नोएडा के सेक्टर 93A सुपरटेक एमरल्ड्स का। ये जो दोनों आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दोनों टावर्स दिख रहे हैं, 40 मंजिला ऊंचे हैं। इसमें लगभग 850 फ्लैट्स बनने थे, जिसके खिलाफ यहाँ के रेसिडेंट्स कोर्ट गए थे और कहा था कि ये जो दोनों बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बनाई गई हैं, इसमें सुरक्षा मानकों और नियम कायदे कानून को ताक पर रखा गया है। इसमें बिल्डर और अथॉरिटी की मिलीभगत है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और बात सही मानी है। जो रेजिडेंट्स कह रहे थे कि इसमें अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक साथ में मिले हुए हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये 3 महीने में बिल्डिंग ढाई जाए और जब बिल्डिंग ढाई जाएगी तो उसका खर्चा सुपरटेक उठाएगा। 2 महीने में जितने भी इसमें फ्लैट्स बुक कराए थे लोगों ने, उनको रिफंड दिया जाए। ज़्यादातर लोग अपना पैसा ले चुके हैं या फिर कहीं और फ्लैट ले चुके हैं, लेकिन अब भी लगभग 200 बायर्स हैं जिनके फ्लैट अब भी वहाँ पर हैं। लेकिन पिटीशन फाइल की थी जो यहाँ सोसाइटी में लोग रह रहे थे, जिनको खतरा था, क्योंकि देखिए इतने नज़दीक बनी हुई है कि अगर आग लगी तो सोचिए कि आग किस तरीके से फैलेगी। और सिर्फ कहानी सुपरटेक में तो कम से कम ये केस जीता है यहाँ के लोगों ने। ऐसी तमाम बिल्डिंग्स हैं एनसीआर में, नोएडा में, गुड़गांव में, दिल्ली में भी, जहाँ पर ये खतरा बना रहता है। यहाँ के आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं राणा साहब। सर, थैंक यू एनडीटीवी से बात करने के लिए। पहले तो आपका रिएक्शन क्या है, कैसा फील कर रहे हैं? इंग्लिश में कहावत है, क्लाउड 9 पे हैं हम आज, बहुत खुश हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द लैंडमार्क डिसीजन and it's a historical decision which will set as precedent to the other builders also. आपने ठीक कहा है कि व्यापक तरीके से ये शायद फैला हुआ है, इसको रोकने में बहुत बड़ा ये रोल अदा करेगा ये जजमेंट। हम लोग बहुत खुश हैं इस निर्णय से और इसकी ही हमें एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी। और जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी का विश्वास और बड़ा है। पहले भी हम बहुत विश्वास करते थे, आज और बढ़ गया है। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। हमारे साथ जिन्होंने पूरा केस परस्यू किया है पिछले 11 साल से, तेवतिया साहब वो हैं। तेवतिया साहब, ये बताइए आप लोग कोर्ट गए क्यों थे? जब ये 2009 में ये स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ और आप लोग यहाँ रह रहे थे, लगभग कितने रेसिडेंट्स हैं आप लोग यहाँ? एक्चुअली हम शिफ्ट हुए यहाँ पर 2010 में। 2010 में हम जब शिफ्ट हुए तो करीब 300-400 लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया था। ये जो 2 टावर्स हैं ये तो बिल्कुल नज़दीक, केवल 9 मीटर के डिस्टेंस पे बनाई जा रही हैं। तो हमने देखा कि ये तो बिल्कुल इलीगल है। उसके लिए हमने फिर नोएडा अथॉरिटी को लेटर लिखे। जब नोएडा अथॉरिटी ने नहीं सुना तो हमने गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को भी लिखे। जब गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ने भी कोई जवाब नहीं दिया तो हमने डिसाइड किया कि हम अब कोर्ट में जाएंगे। तो 2012 के एंड में हम हाई कोर्ट इलाहाबाद गए। कोर्ट ने पहले आदेश दिया कि इसको ढाया जाए और आप लोगों को 2 करोड़ रुपए भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों को कॉम्पनसेशन के तौर पर दिए जाए। जी हाँ, ये हमारा सोने में सुहागा हुआ है, क्योंकि हमारे करीब 75 लाख रुपए जो हमने जब रेजिडेंट से कलेक्ट किए हुए थे, जो खर्च किए थे, अपने हार्ड अर्न मनी जो खर्च की थी, करीब 75 लाख रुपये खर्च हो गए हैं, उसको कंपेसेट करेंगे। प्लस जो इसमें फैसिलिटीज़ कम हैं उस फैसिलिटीज़ को कंपेसेट करेंगे, हम उसको ठीक कराएंगे। बच्चों के खेलने की जगह थी, वो बेसिकली ग्रीन एरिया था। हमारे पास ग्रीन एरिया शॉर्ट है तो ग्रीन एरिया बनेगा वहाँ पे, और हवा पानी लोगों के लिए आएगी यहाँ पे, जिसकी ब्लॉकेज पूरी हो चुकी है। खासकर जो एस्टेट 2 टावर है वो बिल्कुल ही ब्लॉक्ड है, तो वो खुल जाएगा पूरा। एंड सब लोगों के लिए, सारे रेजिडेंट्स के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो ऐसे में बड़ी राहत। और ये दोनों जो टावर हैं, 40 मंजिला इमारत है, इसको 3 महीने बाद आप देखेंगे कि ये नहीं रहेगी, इसको ढाया जाएगा और 2 महीने के अंदर जितने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके जिनके फ्लैट्स हैं उनको सुपरटेक या तो पैसा देगा या कहीं और फ्लैट देगा। सहयोगी शशिकांत झा के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
और अभी अभी खबर आई है कि पहली बार भारत की तालिबान से बातचीत हुई है। भारत के राजदूत, कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के हेड स्टारकज़ई से बातचीत की है और ये वहाँ पे बातचीत के दौरान जो भारत की चिंता है उसे सामने रखा है कि सरजमीन को, अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत के खिलाफ किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। कतर में भारतीय राजदूत ने बातचीत की है। तालिबान की गुजारिश पर भारत ने बात की है। भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर भी बात हुई है। तो ये पहली बार है एम्बेसडर जो हैं भारत के कतर में, उन्होंने दीपक मित्तल ने शेर मोहम्मद अब्बास स्टानकज़ई से बात की है जो तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के मुखिया हैं। दोहा में जो पॉलिटिकल ऑफिस है तालिबान का। कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं इस पर और विस्तार के साथ। इस बातचीत के, इस मुलाकात के बारे में अभी क्या जानकारी आ रही है कादम्बिनी, और ये जो मुलाकात तालिबान से हुई है भारतीय राजदूत की, ये तालिबान की रिक्वेस्ट पे हुई है और भारत की क्या चिंताएं इसमें सामने आई हैं? नगमा, सबसे बड़ी बात यह है कि आधिकारिक तौर पर पहली बार ये भारत स्वीकार कर रहा है कि तालिबान और भारत के बीच एक बातचीत हुई है। आज तक जो हम सुनते रहे हैं वो ये सुनते रहे हैं कि सभी स्टेक होल्डर से बात हो रही है। बैक चैनल बातचीत की कई बार खबरें आई, लेकिन कभी भी कोई उसकी पुष्टि नहीं हुई। कतर के जो काउंटर टेरर रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने एक बार कहा था, लेकिन उसकी भी कभी पुष्टि नहीं हुई। आज पहली बार विदेश मंत्रालय जो है भारत का, वो आधिकारिक तौर पर यह कह रहा है कि भारत के जो कतर में राजदूत हैं दीपक मित्तल और दोहा में जो पॉलिटिकल ऑफिस है तालिबान का, उसके हेड हैं शेर मोहम्मद अब्बास स्टानकज़ई, उनके बीच बातचीत हुई है। ये बातचीत खुद उन्होंने इनिशिएट की है, उन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था, उस पर मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जो भारत है उसने अपनी चिंताएं सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है कि किस तरह से भारतीयों की सुरक्षा की जाए, जो वापस आना चाहते हैं उनकी सुरक्षा की जाए, जो वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, जो अफगान नागरिक हैं जो यहाँ पर भारत आना चाहते हैं, खासकर जो माइनॉरिटीज हैं। हमने देखा कि कई हिंदू और सिख अफगान हैं जो कि यहाँ पर वापस आना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं, उनके बारे में बात हुई। उन्होंने ये भी बताया, दीपक मित्तल ने, जो हमारे एम्बेसडर हैं वहां पर, उन्होंने ये भी कहा कि जो तालिबान है वो किसी तरह से भी अफगानिस्तान की जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। इन सब चीज़ों पर जो हमें जानकारी यहाँ पर मिल रही है वो ये कि स्टानकज़ई ने काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। लेकिन आपको बता दूं कि ये स्टानकज़ई वही हैं जो कि जिनके बारे में कहा गया है कि उनका एक भारत में भी इतिहास है। अफगान आर्मी के हिस्सा थे पहले, उसके तहत उन्होंने यहाँ पर IMA में ट्रेनिंग ली थी। कई लोग यहाँ पर उनको जानते हैं अभी भी। उन्होंने पहले भी कहा था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच तालिबान के टेक ओवर के बावजूद ट्रेड टाइज, कल्चरल और कूटनीतिक रिश्ते होने चाहिए, ये चीज़ उन्होंने बोली थी, लेकिन उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया था। और आज जो ये आधिकारिक तौर पर बयान आया है, निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है ये संदेश देने में कि भारत भी वेट एंड वॉच जरूर कर रहा है। ये भी देख रहा है कि अफगानिस्तान किस तरह से भारतीयों को जो वहां फंसे हुए हैं ट्रीट करता है और किस तरह से माइनॉरिटीज को ट्रीट करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात नगमा यही है कि एक पहली बार आधिकारिक तौर पर दोनों के बीच कॉन्टैक्ट हुआ है। जी कादम्बिनी, धन्यवाद। ये बड़ी बात है, इस वक्त बड़ी खबर है कि पहली बार भारत की आधिकारिक तौर पर बातचीत हुई है तालिबान से। ये दोहा में बात हुई है। तालिबान के जो पॉलिटिकल ऑफिस है वहां पर उसके मुखिया हैं स्टानकज़ई, जिनसे बातचीत हुई है भारतीय राजदूत दीपक मित्तल की। और सांख्यिकी विभाग ने, मंत्रालय ने आज वित्तीय साल 2021-22 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के GDP के आंकड़े जारी किए हैं। एक तिमाही में भारत की रिकॉर्ड विकास दर हुई है। अप्रैल से जून के बीच 20.1% विकास दर रही है। बीते साल की तिमाही में विकास दर 24% सिकुड़ गई थी। तो इस समय जो ये सामने बड़े आंकड़े आए हैं उसके क्या मतलब हैं? 30.1 लाख करोड़ की भारत की अर्थव्यवस्था हुई है, लेकिन बीते साल की तिमाही में जो विकास दर है वो 24% सिकुड़ गई थी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसे समझाने के लिए आफाक हुसैन, डायरेक्टर हैं ब्रीफ के। आफाक साहब, ये जो शुरुआती आंकड़े हैं उस पर आप क्या कहेंगे? अब ये जो पहली तिमाही के आंकड़े हैं अप्रैल से जून, और उसमें 20.1% की ग्रोथ, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसी दौरान पिछले साल 24% अर्थव्यवस्था जो है विकास दर जो है वो सिकुड़ी भी थी।
शुक्रिया नगमा। देखिए, ये जो हमें ये भी ध्यान रखना है, ये जो 24 दर की सिकट गई है, जो अर्थव्यवस्था सिकट गई है, इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसी टाइम के दौरान यहाँ पे सेकेंड वेव भी आई थी, भारत में सेकेंड वेव भी आई थी। सो सब कुछ बंद था। सो वो भी हमें इसमें ध्यान रखना है कि वो चीजें, उन चीजों ने भी इस चीज को इम्पैक्ट किया है। एंड मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे इकोनॉमी खुलने लगेगी तो बेहतर चेंजेस आएंगी, आंकड़े सुधरेंगे। इस क्वार्टर में, जो कि जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर है, इसमें आंकड़े थोड़े बेहतर होंगे, क्योंकि हमारा, अब हम अगर इसको पिछले साल के लिए भी कंपेयर करते हैं, पिछले साल के आंकड़ों के साथ भी कंपेयर करेंगे, उसमें भी पूरा कोविड का ही टाइम था जब सब कुछ बंद था। तो ये एक एबरेशन है, ये एक ऐसा मौका है पिछले साल, और इस साल ये एक ऐसा मौका रहा है जिसमें कि हम इसको एक स्टैंडर्ड नहीं ले सकते हैं इकोनॉमी में। जी, ये 20.1% की जो आई है विकास दर, उसको आप कैसे देखते हैं? ये अच्छी मानी जाए या जो आरबीआई का प्रेडिक्शन था इससे थोड़ा ज्यादा का 21 का, ये उससे कुछ कम है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसे? आप कैसा मानेंगे इसे? देखिए, ये मैं तो बेहतर ही मानूंगा, इसको थोड़ा बेहतर की ओर की दिशा के लिए ही मानूंगा, क्योंकि हमें ये भी हमारी जो पिछले कुछ महीने गए हैं, पिछले कुछ क्वार्टर गए हैं भारत में, बहुत ही मुश्किल गए हैं। तो ये चूंकि 8% है तो थोड़ा सा बेहतर ही मानूंगा मैं इसका, इवन दो आरबीआई के जो आंकड़े जो उन्होंने बताया तो उससे कम की दर पर ही है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा बेहतर मान सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो जुलाई अगस्त सितंबर के आंकड़े होंगे वो थोड़े बेहतर होंगे, उसमें काफी इंप्रूवमेंट आएगी हमारी। तो ये जो अगर फुल रिकवरी की बात करें, कंजम्पशन में बहुत सारी चीजें अब खुल गई हैं। अप्रैल के दौरान इस साल बहुत बुरा हाल था, जिसे सेकेंड वेव कहा जा रहा है, लेकिन ये भी है कि खतरा एक और वेव का भी बना हुआ है। कई राज्यों से, महाराष्ट्र और केरल से आंकड़े, बहुत ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं बीमारी के। तो अभी बहुत कुछ खुलने लगा है दिल्ली और आसपास के इलाकों में। जो कंजम्पशन की फुल रिकवरी है उसमें वक्त लगेगा, बशर्ते ये कि दोबारा किसी तरह का कोई लॉकडाउन या कोई दूसरी बीमारी की दूसरी लहर ना आ जाए। देखिए, ये हर किसी के दिमाग में ये डर है, हर कंज्यूमर के दिमाग में डर है कि तीसरी लहर आ रही है। इवन दो वैक्सीनेशंस बढ़ रही हैं, वैक्सीनेशंस हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक डर बैठा हुआ है कि एक इतना वो स्केयर हो रखा है हर किसी के दिमाग में कि तीसरी लहर आ रही है। तो उस वजह से जब ये डर का माहौल होता है तो इंसान जब खर्च करने की जो क्षमता होती है वो उसको थोड़ा सा रोक रखता है। इंसान अपने पास लिक्विडिटी, कैश एक बचा के रखता है, क्योंकि हमने देखा पिछले 1-1.5 साल में मोस्टली जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनकी जो लिक्विडिटी थी वो खत्म हो गई है। बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हुई, बहुत बिजनेसेस खत्म हुए, बहुत ही इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट हुआ। सो उस वजह से, अब उस डर की वजह से लोग अपनी जो कंजम्पशन की जो क्षमता है उसको कंट्रोल करेंगे, अपने लिक्विडिटी संभाल के रखेंगे। तो मुझे लगता है कि जो हम फुल कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर की बात करें उसमें अभी काफी समय लगेगा। हम ये नहीं कह सकते कि 3 महीने में वो पूरा हो जाएगा, 6 महीने में पूरा हो जाएगा, उसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि एक इंसान का, एक कंज्यूमर का नेचर होता है कि वो अपनी जो स्पेंडिंग्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं जब अनसर्टनिटीज होती हैं, और अभी हम अनसर्टनिटी के माहौल से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, ये अनिश्चितता जो है वो बनी हुई है। शुक्रिया आपका आफाक हुसैन। भारत ने अपने पहले तिमाही के आंकड़े जो है वो जारी किए हैं जीडीपी के, लेकिन ये जो तस्वीर है जो विकास दर की है वो पूरी तस्वीर नहीं दिखाती है, क्योंकि सिर्फ पहली तिमाही के ये आंकड़े हैं जिसमें विकास दर जो है वो 20.1% बताई गई है। तो इस वक्त 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।